Hey students, very good afternoon to all of you. Dear student, today in this lecture we are going to discuss about carbon and its compound which is fourth chapter for class 10. तो स्टूडेंट अगर हम बात करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो यही क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज स्पेशल इन कार्बन। ऐसा कार्बन में क्या स्पेशल है कि कार्बन की एक पूरी कार्बन और उस कंपाउंड की बहुत सारी एक पूरी क्लास है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब प्रोबेबली अगर मैं बात करूँ 3 मिलियन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और मैनी मोर, उससे भी ज़्यादा। मीन्स कार्बन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी तो जरूर होती होगी कि कार्बन क्या है, इतने सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करने वाला है। तो आज इस लेक्चर में हम यही बात करने वाले हैं कि कार्बन में ऐसा क्या स्पेशल है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। तो बच्चे अगर आप पढ़ेंगे आगे चल के आप पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि बहुत सारे कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर कार्बन होता है। अगर मैं बात करूँ इवन हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन होता है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई भी रेजिड्यू है, सबके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट होता है। आपने कार्बन 12 रेडियो डेटिंग के बारे में भी सुना होगा। इट्स मीन दैट एवरी स्पीसीज, चाहे वो फॉसिल्स है, चाहे कोई मरा हुआ जीव है, चाहे कोई बहुत पुराना प्लांट है, हमारी बॉडी है, एवरीथिंग कंटेन कार्बनेट है, ठीक है। और उससे फिर कार्बन 12 रेडियो जो डेटिंग होती है उससे क्या किया जाता है, एज डिटरमाइन की जाती है। फॉसिल्स की भी एज डिटरमाइन की जाती है। मे बी आप 12th इसमें 10th क्लास में आगे पढ़ोगे बायोलॉजी में, या मे बी पढ़ चुके होंगे। तो मीन्स कार्बन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं कार्बन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हाइड्रोकार्बन बता दूं क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन। तो बच्चे नाम से पता चलता है हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स, मीन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, इनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और कार्बन खुद भी और अदर एटम के साथ मिलकर या फिर किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर भी बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन की प्रॉपर्टी को स्टडी करने से पहले लेट मी राइट व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का सिंबल C, हमें मालूम है इसका एटॉमिक नंबर 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे कितना होता है 2 and 4, ठीक है। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में कितने 4। देखते ही आपको पता चल गया होगा कि कार्बन स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल है अब 4 इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस शेल में स्टेबिलिटी होने के लिए वैलेंस शेल में मतलब या तो K में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो मतलब हीलियम कॉन्फ़िगरेशन हो, या फिर L शेल में क्या हो, वैलेंस शेल जो है इसकी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या हो सकता है कार्बन स्टेबल हो सकता है। तो बच्चे कार्बन स्टेबल होने के लिए क्या काम कर सकता है, या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है गेन। इट्स मीन दैट टू बिकम स्टेबल या टू अटेन स्टेबिलिटी कार्बन कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन, और जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बच्चे ये क्या बन जाएगा C4 पॉजिटिव, मतलब कैटायन बन जाएगा। और उस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा K में कितने इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा होगा तो ये बन जाएगा C4 नेगेटिव, और उस कंडीशन में इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Kl2a, क्योंकि 4 इसके पास ऑलरेडी थे, 4 इसने ले लिए, यहाँ पर ये 4 के 4 लॉस कर दिए तो ये बन गया। इट्स मीन दैट दोनों में से कोई एक काम ये कर सकता है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, ठीक है। तो लेट वी स्टार्ट वन बाय वन। क्या ये दोनों के दोनों प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हैं या फिजिबल हैं, या फिर क्या कार्बन ऐसा कर सकता है। तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। इफ कार्बन लूजेस इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा बच्चे इसको करवाने से पहले मैं एक टर्म और आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी, ठीक है ना। बच्चे होता क्या है, देखिए कोई भी एटम है, जैसे मैंने मान लिया किसी का भी मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये K शेल्स है, ठीक है। दिस इज K, दिस इज L। चलो कार्बन का ही हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, कार्बन का 2 and 4, 2 4, ठीक है। अब बच्चे अगर मैं इसको, इस एटम को हीट दे दूं या एनर्जी दे दूं, हीट भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बच्चे हीट देने से हमें मालूम है कि बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी लेंगे और एनर्जी लेकर यहाँ से बाहर भाग जाएंगे, ठीक है। हो सकता है हायर एनर्जी लेवल में चले जाए या कंप्लीटली आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है यहाँ से।
तो इसको एनर्जी जब मिलेगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर भाग जाता है, निकल के, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हटा सकते हो, 2 3 4 5 जितने मर्जी आप इलेक्ट्रॉन हटा सकते हो, लेकिन डिपेंड तो इस चीज पर करता है ना कि इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, क्या उतनी एनर्जी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रही कि नहीं बात। तो व्हाट इज दिस आयनाइजेशन एंथैल्पी, और एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी आप किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड का मतलब अकेला, गैसियस, अगर कोई सॉलिड है तो पहले उसको गैस में लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। उस गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको बच्चे क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। समझ में आ गया। एक इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे इसको कह देंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे इसको कह देंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड को हटाएंगे थर्ड, फोर्थ को हटाएंगे फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी। और रिमेंबर दिस कि जब आप पहले इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो वो जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो पहले वाली से ज्यादा होगी। क्यों होगी, चलो उसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो पहले डिफाइन कर देते हैं व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज द amount of energy required to remove most loosely bounded electron from an isolated gaseous atom so that it convert into cation, ताकि वो किसमें चेंज हो जाए, कैटायन में चेंज हो जाए। आपको उतनी एनर्जी उसको देंगे कि इलेक्ट्रॉन हट जाए। और जो एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद जो बाकी की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है बच्चे, उनको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। उनको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब बात करते हैं कार्बन की। देखिए हमारे पास कार्बन था, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 4। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कार्बन के पास क्या है, 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। सही है ये बात। इट हैव 6 पॉजिटिव चार्ज एंड 6 नेगेटिव चार्ज। अब हमने इसको क्या करी, एनर्जी दी, और उस एनर्जी को हमने क्या बोल दिया, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि एनर्जी दे रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं तो फर्स्ट कह दिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ये क्या बन गया, C+ और एक इलेक्ट्रॉन आपने इसका हटा दिया। जो हटा है वो इसको इधर लिख दिया, या आप यहाँ पर -1 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हमने बोला फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। बच्चे यहाँ पर बात करिए, यहाँ पर अभी भी 6 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आप हटा चुके हैं, ठीक है। अब आ जाइए, C+4 में से आपने फिर से इसको एनर्जी दी, उसको हमें बोल दिया सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ताकि इसमें चेंज हो जाए C+2 में, और एक और इलेक्ट्रॉन इसका हट गया है, एक और इलेक्ट्रॉन हट गया है, और C+2 इसके ऊपर चार्ज हो गया, +2 या +1, सॉरी +2 या लिख सकते हो, 2+ लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारे पास 6 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चे, तो प्रोटॉन तो अभी भी 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 4 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी, 4, ठीक है। नाउ लेट वी मूव ऑन थर्ड प्रोसेस की C+2 में से फिर से थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको जो एनर्जी दी है, एक और इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो ये बन गया C+3+1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो। तो अब इस केस में 6 प्रोटॉन और इसके पास कितने, 3 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। और फोर्थ केस में क्या होगा, C+3, इसको फिर से एनर्जी दी, इसको बोला फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये बन गया C+4+1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 6 प्रोटॉन और कितने बचे हैं, सिर्फ यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब बचे हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर कितने थे, 6 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ठीक है। बहुत सारी चीजें कुछ नई आ रही है आपके लिए, ठीक है। कोशिश कीजिए समझने की, क्योंकि यही चीजें आपको फिर जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का, वहाँ पर भी हमें यही चीजें पढ़नी है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और +1 में तो पढ़ना ही है, ठीक है। ये बात समझ में आनी होगी कि एनर्जी जो आप देते हैं किसी भी एटम को, उसको कैटायन में चेंज करने के लिए, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये सेकंड थर्ड फोर्थ, इनको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना, यानी कि पहली के बाद वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मुझे अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर था हमारे पास क्या, ये न्यूक्लियस, इसमें 6 प्रोटॉन थे,
और यहाँ पर 6 क्या थे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स थे, कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो हमारे पास कंडीशन ये थी कि 6 प्रोटॉन है, इसमें 2 और 3, 2 1 2 3। तो क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि ये जो 6 प्रोटॉन है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इन्होंने पहले 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था, है ना। अब क्या करना है, 6 प्रोटॉन को 5 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना है। सीधी सी बात है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। मतलब व्हाट इज न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन नाम से पता चलता है, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात, ठीक है। डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना समझना है कि न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज, इट हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा अट्रैक्शन होता है, उसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पर 6 प्रोटॉन को 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखने थे, यहाँ पे 6 प्रोटॉन को 5 इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखने हैं। तो आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ गया होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो गया होगा, बढ़ गया। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन बचे हुए इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ गया, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ गया, तो अगर अब मुझे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, एक और इलेक्ट्रॉन हटाना है इसको C+2 बनाने के लिए, तो सीधी सी बात है जितनी एनर्जी यहाँ पर दी थी उससे तो बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पर चाहिए होगी, है ना। इसका मतलब सेकंड केस में एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई। अब थर्ड में बात करिए, यहाँ प्रोटॉन तो कितने हैं, 6, अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर बाहर 2 और 2 4, इस केस में 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए न्यूक्लियर का अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि प्रोटॉन 6 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब न्यूक्लियर का अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ा, तो इसका मतलब न्यूक्लियस ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को और टाइटली पकड़ लिया। अगर और टाइटली होल्ड कर लिया तो थर्ड केस में जब आपको एनर्जी देनी है तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट इस सेकंड एनर्जी रिक्वायरमेंट से भी और ज्यादा हाई होगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई है। फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ पर तो बचे 6 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इट्स मीन दैट और ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, उससे ज्यादा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, और उससे भी ज्यादा फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। और ऐसा हमेशा होता है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी से हमेशा ज्यादा ही होती है, नॉट ओनली केस ऑफ कार्बन, इन एवरी केस, ठीक है। तो इस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब आप देखिए क्या इतनी ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी क्या हम कार्बन को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली बच्चे ये प्रोसेस एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, मतलब एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। मतलब कार्बन को इतनी ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी देना संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस नहीं हो पाता। इसका मतलब कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबिलिटी अटेन कर सकता है, ये वाला प्रोसेस जो था उस पर तो कट लग गया, क्रॉस लग गया, नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ C into C+4, ठीक है ना, इज नॉट फेवर्ड बाय एनर्जी, मीन्स this process required tremendous amount of energy. This process required tremendous amount of energy या huge amount of energy, which is impossible to provide, which is difficult to provide. Impossible तो नहीं है, but मुश्किल है, ठीक है। Hence this is not feasible. This process is not spontaneous, not feasible, not occur. Spontaneous का मतलब होता है जो चीज हो सकती है, feasible का भी मतलब यही होता है जो चीज हो सकती है। तो ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब एक बात पे तो क्रॉस लग गया कि कार्बन +4 नहीं बना सकता है, मतलब हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो पहली बात खत्म हो गई, अब दूसरी बात आ जाइए। दूसरी बात हमने क्या कहा, क्या थी दूसरी बात थी, सेकंड केस हो सकता था कि कार्बन क्या करे, इट टेक 4 इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू C4 नेगेटिव। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले और किसमें चेंज हो जाए, C4 नेगेटिव में चेंज हो जाए। अगर C4 नेगेटिव बन गया तो ये बन गया 2A, समझ में आ रही है। तो लेट मी स्टार्ट कि क्या ये वाला प्रोसेस हो सकता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो बच्चे कार्बन इफ इट टेक 1 इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट इनटू C-1। यहाँ पर हमारे पास क्या थे, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन,
इसके पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। C-1 में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा C2 नेगेटिव, 6 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। अब C2 नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो बन गया C3 नेगेटिव, 6 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। C3 नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए बच्चे, क्या बन जाएगा C4 नेगेटिव, 6 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो वही है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना था, 6 प्रोटॉन हैव टू होल्ड 6 इलेक्ट्रॉन। इजी प्रोसेस, 6 प्रोटॉन को 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखने थे, आसानी से ये काम हो रहा था। यहाँ पर 6 प्रोटॉन हैव टू होल्ड 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज 6 है, नेगेटिव चार्ज 7 है, तो कार्बन के लिए इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है बच्चे, इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने बात करी कि यहाँ पर है प्लस चार्ज जो कि न्यूक्लियस है, फिर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर पहले 2 थे, 4 थे और अब 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। इसका मतलब एक तो ये इसका इनके लिए अट्रैक्शन है, ऑब्वियस है, ये प्रोटॉन क्या करेंगे, आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, जिसको हमने न्यूक्लियर अट्रैक्शन बोला है। बट एक और काम यहाँ पर होने वाला है कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ जब अप्रोच करेगा तो रिपल्शन होता है, उसको हम बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मतलब रिपल्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे इलेक्ट्रॉन आ गया, चलो फिर भी पॉसिबिलिटी थी कि ऐसा हो गया होगा। ठीक है, अब वापस जब आपने इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तब देखिए 6 प्रोटॉन को वापस एक और इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना बहुत मुश्किल हो गया इसके लिए। क्यों? क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और बढ़ना शुरू हो गया, डोमिनेट होना शुरू हो गया। फिर ऐसा हुआ 9, इट्स मीन दैट एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हुआ। अब इन प्रोटॉन के लिए इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना इसके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका रिपल्शन इतना ज्यादा डोमिनेट कर रहा है कि ये 6 प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख नहीं सकते, और इस केस में तो और ज्यादा एक्टिव होने वाली है। क्यों? क्योंकि 6 प्रोटॉन हैव टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन दैट इट इज नॉट पॉसिबल, फॉर 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे, ये पॉसिबल नहीं है। हेंस बिकॉज अब देखो, अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना है तो इस प्रोसेस के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, कि ये इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करके रखे, क्योंकि प्रोटॉन तो कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए। ठीक है, या फिर क्यों? क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को आप ये बोल सकते हो, उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमारे पास नहीं है और ये प्रोसेस फिजिबल नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन increase and to do the same, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए कार्बन ऑल्सो नीड एनर्जी, और वही एनर्जी वाली फिर से प्रॉब्लम आ गई और ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये वाला प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब दोनों ही काम नहीं हो सकते, कार्बन ना लॉस कर सकता है ना ही कार्बन गेन कर सकता है। दोनों ही प्रोसेस एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, फिजिबल नहीं है। इसलिए बच्चे इस बात पे तो लग गया क्रॉस। इसका मतलब अब नेक्स्ट बात पे मूव करें कि अब होगा क्या, कार्बन स्टेबल होने के लिए करेगा क्या। तो कार्बन टू अटेन स्टेबिलिटी कार्बन share its 4 electron and form covalent bond always। तो इसीलिए कार्बन के पास ऑप्शन ही एक बची, और ऑप्शन क्या थी कि लॉस और गेन तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उन 4 इलेक्ट्रॉन को कार्बन किसी और के साथ शेयर करके, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए। तो अगर ऐसा हुआ तो हमने पढ़ा है कि शेयरिंग से जब बॉन्ड बनता है तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट आप देख रहे हैं कंप्लीट हो गया, 2, 4, 6 और 8, मतलब शेयरिंग कर सकता है, कार्बन के साथ कर सकता है, किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ कर सकता है, हेलोजन्स के साथ कर सकता है ना। इट्स मीन दैट मीन्स कार्बन
कैसे करता है, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रक्चर कि कार्बन फॉर्म CH4 by sharing of its electron with hydrogen. It can share its electron with chlorine, means form CCl4. It can share its electron with another atom. किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। और कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। ठीक है, तो कार्बन हमेशा क्या बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। दैट इज वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो कार्बन कितने बनाता है? कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स भी कौन से? कोवेलेंट, 4 कोवेलेंट बॉन्ड, हेंस इट इज टेट्रावेलेंट। हेंस इट इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब वैलेंसी 4 है। वैलेंसी कितनी है? 4। टेट्रावेलेंट का मतलब इट्स फॉर्म 4 बॉन्ड, इट्स वैलेंसी इज 4। ठीक है, तो शेयरिंग से। तो रिमेंबर दिस, कार्बन ऐसा कंपाउंड है जो कि क्या बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अब वो 4 बॉन्ड खुद के साथ बना सकता है, दूसरे एटम के साथ बना सकता है। कैसे बना सकता है? तो ये तो पहला कंसेप्ट हुआ कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या नेचर है और क्या चीज इसके अंदर है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। मैंने कहा 3 मिलियन और उससे भी ज्यादा कंपाउंड्स कार्बन के नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट वी टॉक अबाउट वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वाई कार्बन इज सो वर्सेटाइल इन नेचर। ठीक है, देखो बच्चे, पहली बात तो हमने यहाँ पर पढ़ी गई कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, पहली बात तो हमने यहाँ पर करी क्या कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, मींस वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। पहला रीजन क्या है? इट इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मींस it form 4 covalent bond. It form 4 covalent bond. पहली इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। वो कोवलेंट जो बॉन्ड है वो क्या है? खुद के साथ भी, मतलब कार्बन कार्बन के साथ भी, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, हेलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसी के साथ बनाए, लेकिन 4 बॉन्ड बनाएगा। सेकेंड है कैटेनेशन। कैटेनेशन एंड व्हाट इज कैटेनेशन? ठीक है, व्हाट इज कैटेनेशन? बेटा, कार्बन की टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी? कि कार्बन खुद से लिंक करके क्या कर सकता है? लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर बना सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकता है। और इसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। मींस एबिलिटी ऑफ कार्बन टू लिंक विद इटसेल्फ टू फॉर्म ब्रांच चेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर, लॉन्ग चेन्स, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। इंपॉर्टेंट है, आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे ये चीजें हमें समझ आती चली जाएंगी। तो व्हाट इज कैटेनेशन? टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू लिंक विद itself to form long chains, branch chain और साइक्लिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैटेनेशन। ठीक है, इसको कैटेनेशन बोलते हैं। मतलब कार्बन की टेंडेंसी है कि वो खुद के साथ लिंक कर सकता है। मींस लाइक दिस, जैसे मैं अभी आपको लिख देती हूँ, ये चीजें समझ आपको बाद में आएंगी। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब ऐसे कार्बन खुद के साथ जुड़ रहा है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी हमें हमेशा 4 रखनी है। ये बात ध्यान देगी। ठीक है, मैंने कहा ब्रांचिंग बना सकता है ऐसे CH3 CH CH3 CH CH2 CH3, ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है ऐसे। ठीक है, ब्रांचेस निकल गई। और मैंने कहा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकता है, ऐसे बना सकता है CH2। डरना नहीं है इनको देखकर, ये सब आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा जब हम कार्बन कंपाउंड्स धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इनको देख के डर नहीं जाना है कि मैडम क्या बनाना शुरू हो गई है ना, इनसे नहीं डरना है, क्योंकि इनको तो हम सिर्फ फटाफट बिल्कुल आसानी से सोल्व करने वाले हैं। ये सब चीज़ें क्या है, आप अपने आप एक एक सेकंड में ये स्ट्रक्चर आप मुझे बनाकर दिखाएंगे जब मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे क्या चीज़ होती है। तो इसकी एक यूनिक टेंडेंसी है कि ऐसे लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकता है, ऐसे बहुत सारे इस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर सकता है लाइक दिस। तो
तो मतलब ये हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन, क्योंकि ये ऐसा करता है इसलिए बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे आप बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे अगर बोलूँ जैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें क्या पता कितने 60 70 80 कितने ज़्यादा कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। थर्ड, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। देखिए कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। मीन्स अगर मैं आपको स्ट्रक्चर ऑब्वियस है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि अभी आपको मुश्किल लगेगी ये बातें कि मैं क्या बना रही हूँ। देखिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कार्बन की ऐसी टेंडेंसी है, ओनली कार्बन ऐसा है जो ऐसा कर सकता है। देखिए ऑक्सीजन आप कभी भी बनाइएगा तो आप ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड बनाते हैं। जब नाइट्रोजन बनाते हैं तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कार्बन इस तरीके से कार्बन और कार्बन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड बन सकता है और कार्बन के बीच में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। इनको एल्केन, इनको एल्कीन, इनको एल्काइंस बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डरना किसी चीज से नहीं है अभी। तो इट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मीन्स ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल डबल एंड ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। देखिए चाहे कभी भी, चाहे आप कार्बन के बीच में सिंगल बनाएं, चाहे डबल चाहे ट्रिपल, हमेशा कार्बन का बनाने उसमें 4 बॉन्ड है। देखिए 1 2 3 और 4, इस कार्बन में 1 2 3 और 4, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में हमेशा बनाएगा 4, चाहे वो डबल बना रहा है, चाहे वो ट्रिपल, चाहे वो सिंगल बना रहा हो, किसी भी तरीके से। तो ये भी एक इसकी यूनिक टेंडेंसी है कि इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, और क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड बनाता है इसीलिए देखिए इस क्लास को बोलते हैं एल्केन्स, मतलब बहुत सारे एल्केन, ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरीके के इथीन बनते हैं, ठीक है ना। इथीन, प्रोपीन, पेंटीन, हेक्सीन और उसी तरीके से एल्काइंस बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। इनको पढ़ेंगे हम आगे चल के, ये चीजें आपके लिए बहुत आसान होने वाली हैं। तो टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। एंड फोर्थ पॉइंट हम बोल सकते हैं कि क्या, कि फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स, फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स। अब देखिए आइसोमर्स एक पूरा का पूरा टॉपिक है कंप्लीट, तो मैं अभी आइसोमर्स क्या होते हैं अगर मैं उसमें घुस गई तो बहुत पूरा बड़ा लेक्चर ये हो जाने वाला है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, उनको आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमर्स आपको तभी बनाने आएंगे जब आपको ये बनाने आएंगे, तो पहले ये सीखेंगे फिर आइसोमर्स पर पहुंचेंगे। अभी प्रॉपर्टी सिर्फ पढ़ रहे हैं कि कार्बन की टेंडेंसी है कि वो आइसोमर्स बना सकता है, इसीलिए वो इतने सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम बात करें, हमने 4 प्रॉपर्टीज की बात करी, कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है, खुद के साथ बना सकता है, दूसरे एटम्स के साथ बना सकता है, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, लॉन्ग चेन बना सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकता है, आइसोमर्स बना सकता है। दैट इज वाई देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन नेचर फॉर कार्बन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक लेक्चर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन ऐसा क्यों करता है, ठीक है। तो बच्चे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, अगर इस लेक्चर में आप चाहें तो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज और देख सकते हैं, किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो बच्चे अगर हम बात करें कि हमने बात करी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, तो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयन से बनते हैं, हार्ड होते हैं, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, है ना, और वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या मोल्टन स्टेट के अंदर। कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी की बात करें बिल्कुल अपोजिट होती है, किससे, आयनिक कंपाउंड से। मतलब कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोबेबली सॉफ्ट होते हैं, इनके लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इन कंपैरिजन टू आयनिक कंपाउंड, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, दे कैन बी सॉलिड, दे कैन बी लिक्विड और दे कैन बी गैस।
जो कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, क्या हो सकता है, गैसियस स्टेट में। जबकि आयनिक कंपाउंड प्रोबेबली सॉलिड होते हैं, आयनिक प्रोबेबली सॉलिड होते हैं, कभी कभी लिक्विड हो सकते हैं लेकिन गैस नहीं होते। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और दे कैन बी इन गैसियस स्टेट ऑल्सो, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे। और सॉल्युबिलिटी की हम बात करें, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट के, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट, हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट के पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। एंड अनदर वन, अगर आप बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो बच्चे सॉल्युबिलिटी हमें कहा है, सॉल्युबिलिटी जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में, इसका मतलब अगर मैं बात करूं कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो नेचर में नॉन पोलर होते हैं, मतलब दे आर सॉल्युबल, मतलब इसी बात करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स, दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, मतलब ऐसे सॉल्वेंट जैसे कि CCl4 है, बेंजीन है, ईथर्स हैं, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, क्यों? क्योंकि ये खुद नॉन पोलर होते हैं, मतलब प्रोबेबली कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होने के कारण हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं नॉन पोलर, इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में। वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है, क्यों? क्योंकि वाटर के ऊपर चार्ज सेपरेशन होता है ऐसे, ठीक है, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली पॉजिटिव। तो अगर आप देखें NaCl है, KCl है, NaNO3 है, वो सब वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर पोलर है और वो सब लोग भी पोलर हैं, आयनिक हैं, लेकिन ये नॉन पोलर होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसी कोवलेंट कंपाउंड की, ठीक है। बेल्ट कंडक्टर होते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात कर सकते हो, कंडक्शन नहीं करते हैं, लिक्विड सॉलिड कोई भी स्टेट हो सकती है। तो ये सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्मेशन की, मतलब किस तरीके से बनते हैं, वो तो हमने कह दिया कि फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप पढ़ चुके हैं, मैं ये चीज़ें यहाँ नहीं करवाऊंगी 10th में अब, क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ कि H2 कैसे बनता है, N2 कैसे बनता है, Cl2 कैसे बनता है, CO2 कैसे बनता है, इन सब में आपको मालूम है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम फर्दर इसके बारे में और डिटेल स्टडी करने वाले हैं, व्हाट इज कार्बन नेक्स्ट कंपाउंड। और ये चैप्टर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप अभी इसका बेसिक नहीं सीखेंगे तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।